अब हम पढ़ने वाले हैं डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी जो था उसने 2002 में डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी का डेफिनेशन दिया था और उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का होता है। तो जब रिड्यूस स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का होता है तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड ब्लैडर एम्प्टिंग होता है या फेलियर टू अचीव कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग होता है विद इन अ नॉर्मल टाइम स्पेन। तो ये जो रहता है ये डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी है। अगर हम बात करें तो डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी यूजुअली एज के साथ बढ़ जाता है या अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज़ है, अगर कोई आदमी है तो आफ्टर 70 ईयर्स इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 28% तक चला जाता है, जबकि वेमेंस के केस में ये 45% के केस में होता है। डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी यूजुअली ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होता है और ब्लैडर ओवर एक्टिविटी भी मिल सकती है। तो जो डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी होता है वही फाइनली जो रहता है डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। तो सबसे पहले मायोजेनिक फेलियर। मायोजेनिक फेलियर में होता क्या है कि जो एजिंग होता है, एजिंग की वजह से जो रहता है डेट्रूसर जो मसल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। डेट्रूसर मसल्स कम हो जाते हैं तो और माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी भी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से डेट्रूसर जो रहता है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, अगर हम बात करें एजिंग के साथ जो रहता है वो फाइब्रोसिस भी बढ़ता है और कोलेजन रेशियो भी अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्लायंस होते हैं वो कम हो जाता है ब्लैडर का। फिर जो अगला रीज़न होता है वो होता है क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बहुत लंबे समय तक क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इसकी वजह से जो रहता है इस्केमिक सिस्टोपैथी हो जाती है और बेसिकली इसमें जो ब्लैडर रहता है वो फाइब्रोटिक हो जाता है और नॉन कंप्लायंट डेट्रूसर हो जाता है। फिर पोस्ट इन्फेक्शन यूजुअली ओल्ड एज तक जाते जाते कई बार इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन के बाद जो इन्फ्लेमेशन होता है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो होता क्या है कि उस इन्फेक्शन से या इन्फ्लेमेशन से जो रहता है, अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है ब्लैडर का वो डैमेज हो जाता है। तो मसल्स कैसे कैसे फेल हो सकते हैं। पहला, ओल्ड एज एजिंग होता जाए और एजिंग होता जाता है तो डेट्रूसर मसल के जो सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम हो जाता है। दूसरा, जो मसल्स होते हैं उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है और कोलेजन रेशियो अल्टर्ड हो जाता है। तीसरा जो रहता है इस्केमिक सिस्टोपैथी। इस्केमिक सिस्टोपैथी में होता क्या है कि क्रोनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्लैडर रहता है वो फाइब्रोटिक और नॉन कंप्लायंट हो जाता है। और चौथा जो रहता है पोस्ट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के बाद या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बाद। फिर जो अगला है वो रहता है न्यूरोजेनिक फेलियर। न्यूरोजेनिक फेलियर की बात करें तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होता है जो कि S2 S3 S4 से सप्लाई होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। दूसरा जो रीज़न होता है जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, बेसिकली अगर बात करें सी फाइबर्स का, तो वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। जब सी फाइबर्स इम्पेयर्ड हो जाता है तो ब्लैडर सेंसेशन कम हो जाता है और रिफ्लेक्स आर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम रीजंस की बात करें जो कि एसोसिएटेड होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कोनस या कॉडा इक्विना सिंड्रोम। फिर जो दूसरा लीजन न्यूरोलॉजिकल रीजन होता है वो होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ से क्या होता है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक सिस्टोपैथी। इसमें जो एफरेंट डिफरेंट फाइबर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर कई बार जो रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से या अगर हम बात करें तो पार्किंसन डिजीज़ की वजह से या कोई स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से जो रहता है डैमेज हो जाता है। फिर जो तीसरा कॉज होता है अगर हम बात करें मायोजेनिक न्यूरोजेनिक के बाद तो वो होता है इस्केमिक या इन्फ्लेमेटरी डैमेज। तो अगर हम बात करें इस्केमिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज की तो यूजुअली जो इस्केमिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है वो क्रोनिक लो ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो अगर बहुत लंबे समय तक लो ऑक्सीजन बना रहेगा तो इसकी वजह से डेट्रूसर रीमॉडलिंग हो जाता है और इसकी वजह से जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हो जाता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इम्पेयर्ड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग और डेट्रूसर रीमॉडलिंग की वजह से होता है। अब सबसे पहले अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यूजुअली होता क्या है कि डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी में इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होता है। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो रहता है जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है डेट्रूसर उसके बीच में और आउटलेट रिलैक्सेशन जो कि स्फिंक्टर से रिलेटेड होता है। फिर जो दूसरा अगर हम बात करें तो पहला हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो यूजुअली जो रहता है एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है M3 रिसेप्टर पे। तो एसिटाइल कोलिन कम रिलीज होता है M3
रिसेप्टर पे, तो इस वजह से भी हो जाता है। फिर जो तीसरा होता है वो बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, जो एजिंग की वजह से हो रहा था। होता क्या है कि जो कैल्शियम डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कम होने से कैल्शियम डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाते हैं। फिर जो अगला है वो है इलास्टिसिटी चली जाती है। तो जो डेटूसर मसल की इलास्टिसिटी होती है वो चली जाती है, और ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉइडिंग या इनकम्प्लीट एम्पिटिंग। तो प्रोलॉन्ग्ड वॉइडिंग या इनकम्प्लीट एम्पिटिंग की वजह से जो डेटूसर मसल होता है उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो जो सिम्टम्स जिसके साथ प्रेजेंट करता है, पहला होता है डेटूसर अंडर एक्टिविटी में, वो रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, तो वीक यूरिनरी स्ट्रीम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो रहता है, इनिशिएट करने में डिफिकल्टी आती है, तो हेजिटेंसी होता है। तो हेजिटेंसी की वजह से होता है बिकॉज हेजिटेंसी लीड्स टू पुअर इनिशिएशन। फिर जो तीसरा होता है वो रहता है कंपनसेटरी एब्डोमिनल प्रेशर जो रहता है उसकी वजह से, क्योंकि जो पेशेंट रहता है बार बार स्ट्रेन करता है, और उसको बोलते हैं वल्सल्वा वॉइडिंग। तो वल्सल्वा वॉइडिंग में होता क्या है कि जो बार बार जो रहता है पेशेंट वो अपने पेट को दबा करके वॉइड करता है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करता है। फिर जो अगला रहता है वो रहता है हाई पीवीआर। और हाई पीवीआर अगर हम बात करें, कई बार हाई पीवीआर जो रहता है इसकी वजह से होता क्या है कि जो पेशेंट रहता है उसको इनकम्प्लीट एम्पटिंग का सेंसेशन मिलेगा। तो हाई पीवीआर से इनकम्प्लीट सेंसेशन मिलता है और क्रोनिक रिटेंशन होता है कई बार, तो उसकी वजह से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मिलता है। फिर अगर हम बात करें स्टोरेज फंक्शन का, तो स्टोरेज फंक्शन यूजुअली प्रिजर्व्ड रहता है। तो स्टोरेज फंक्शन प्रिजर्व रहने की वजह से जो पेशेंट रहता है उसको मिनिमल अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो रहता है इस तरीके से प्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं यूरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले अगर हम देखें अंडर एक्टिव जो डेटूसर रहता है उसमें जो क्यूमैक्स रहता है यूजुअली लेस देन 12 हो जाता है। फिर अगर हम बात करें पी डेट का, तो डेटूसर प्रेशर भी काफ़ी कम होता है, लेस देन 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फिर अगर हम बात करें ये जो डेटूसर प्रेशर है ये यूजुअली हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग वॉइडिंग, इसलिए इसको पी डेटूसर एट क्यूमैक्स लिखा हुआ है। वॉइडिंग के टाइम पे यूजुअली 30 से 65 के बीच में रहता है, 60-65। फिर अगर हम बात करें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स, तो ब्लैडर बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, आराम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत वीक हो जाता है, तो लेस देन 100 हो जाता है। तो लेस देन 100 वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जबकि अगर हम बात करें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की, तो यूजुअली नॉर्मल 100 से 150 के बीच में नॉर्मल वैल्यू होती है, और जबकि 150 से जब अबव रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू रहती है। अब बात करते हैं DCI इंडेक्स की। तो DCI इंडेक्स भी एक जो रहता है BCI की तरह ही होता है। इसमें जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है उसी को हम डेटूसर कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बोल सकते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर अगर हम बात करें PVR, तो PVR काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है और यूजुअली मोर देन 150 ml रहता है। तो मोर देन 150 ml रहता है PVR, और कंप्लायंस जो रहता है पेशेंट का वो कंप्लायंस नॉर्मल भी रह सकता है और कई बार इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो डेटूसर अंडर एक्टिव रहते हैं उसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी मिल सकता है कई बार, क्योंकि उनका कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा वो यूरिन स्टोर कर लेते हैं इस वजह से। फिर अगर हम बात करें तो प्रेशर सिस्टम की, तो लो प्रेशर सिस्टम होता है और फ्लो भी लो होता है, और डेफ्यूसर कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है बॉडी के टाइम पे वो काफ़ी वीक और थोड़े समय के लिए होता है। तो अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ्लो जो रहता है वो नहीं मिलता है, ज़ीरो होता है। अगर हम बात करें तो वो हो जाता है डिफरेंशियल बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें भी डेटूसर की तरह ही डेटूसर अंडर एक्टिव डेटूसर की तरह फ्लो जो रहेगा रिड्यूस रहेगा। बट इस केस में अगर हम बात करें तो डेटूसर प्रेशर काफ़ी हाई होता है, और ये हाई डेटूसर प्रेशर जो रहता है यूजुअली रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए होता है। तो ये एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है, फ्लो लो होता है लाइक डेटूसर अंडर एक्टिव। तो डेटूसर अंडर एक्टिव की बात करें तो डेटूसर अंडर एक्टिव में जो रहता है लो डेटूसर प्रेशर रहता है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर ए कॉन्ट्रैक्टाइल की बात करें तो ए कॉन्ट्रैक्टाइल में जो रहता है डेटूसर बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, कोई फ्लो नहीं रहता है और बिल्कुल भी ज़ीरो होता है वैल्यू। फिर अगर हम बात करें डेटूसर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया का, तो इसमें भी
अगर हम बात करें तो पिक्चर सिमिलर टू ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ही मिलता है, क्योंकि फ्लो इसमें कम होता है बट प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज स्फिंक्टर जो रहता है वो डेट्रूसर के एक साथ कॉन्टैक्ट करता है, इस वजह से जो रहता है DSD होता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से शुरू करेंगे, और अंडर एक्टिव डेट्रूसर के केस में हम लोग डायबिटीज़ के लिए पूछते हैं, फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या कोई प्रायर पेल्विक सर्जरी जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो गया हो। फिर जो दूसरा है वो रहता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री में यूजुअली फ्लैट कर्व मिलता है और प्रोलॉन्ग्ड कर्व्ड मिलता है। जो तीसरा डायग्नोस्टिक होता है वो होता है PVR। PVR जो रहता है यूजुअली 150 ml से ज़्यादा रहता है। और अगर बात करें प्रेशर फ्लो स्टडी की, तो प्रेशर फ्लो स्टडी जो रहता है यूजुअली लो प्रेशर लो वॉइड सिस्टम होता है, तो लो फ्लो वॉइड होता है। EMG हम कराते हैं, तो EMG से हम जो रहता है डेट्रूसर स्फिंक्टर जो डिसएनर्जिया रहता है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की बात करें तो ये इसलिए कराते हैं रेजिडुअल यूरिन या अपर ट्रैक्ट को इवेलुएट करने के लिए, और कई बार जो डायवर्टिकुलर रहता है उसको देखने के लिए। तो अगर हम बात करें डेट्रूसर अंडर एक्टिव का, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मायोजेनिक डेट्रूसर, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक डेट्रूसर, और तीसरा होता है मिक्स टाइप का। तो हमने जैसा डिस्कस किया, मायोजेनिक जो रहता है इसमें इनर्वेशन नॉर्मल रहता है, और जो चीज़ लॉस होती है वो होती है डेट्रूसर मसल की फाइब्रोसिस हो जाती है, तो डेट्रूसर मसल का फंक्शन चला जाता है, तो मेनली फाइब्रोसिस ऑफ डेट्रूसर मसल होता है। जबकि न्यूरोजेनिक में अगर हम बात करें तो न्यूरल डिनर्वेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स चला जाता है। तो मायोजेनिक जो रहता है स्पेशली इन केस ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में होता है, उम्र के साथ एजिंग के साथ होता है, या इस्कीमिया में हो सकता है। जबकि न्यूरल जेनिक जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो सकता है, डायबिटीज़ में होता है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज में होता है। मिक्स टाइप का जो रहता है यूजुअली उसमें मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक फैक्टर्स दोनों होते हैं, और ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है। अब सबसे पहले बात करें कि हमें अंडर एक्टिव डेट्रूसर को मैनेज कैसे करना है। तो हमारा सबसे पहले जो गोल होता है वो देख लेते हैं। गोल हमारा रहता है कि जो ब्लैडर हो वो अच्छे से एम्प्टी हो, तो ब्लैडर एम्प्टिंग जो रहता है हमारा प्राइमरी गोल रहता है। फिर दूसरा जो प्राइमरी गोल रहता है वो रहता है टू प्रिवेंट अपर ट्रैक्ट डिटोरिएशन, जो अपर ट्रैक्ट का डिटोरिएशन उसको प्रिवेंट करना। और तीसरा जो रहता है हमारा गोल वो रहता है टू मेंटेन कॉन्टिनेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो रहता है बिहेवियरल थेरेपी या कंजर्वेटिव थेरेपी। तो इसमें जो रहता है हम लोग टाइम्ड वॉइडिंग या डबल वॉइडिंग करवाते हैं। तो टाइम्ड वॉइडिंग या डबल वॉइडिंग कराने से PVR कम हो जाता है, और अपर ट्रैक्ट डिटोरिएशन हम कम कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो रहता है पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन। तो पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन जो रहता है यूजुअली इससे जो पैराडॉक्सिकल कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर तीसरा जो रहता है ओवर डिस्टेंशन अवॉइड करते हैं। ओवर डिस्टेंशन इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ओवर डिस्टेंशन से इरिवर्सिबल मायोजेनिक डैमेज के चांसेस रहते हैं। फिर अब बात करते हैं क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन का। तो CIC या क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन जो रहता है यूजुअली इन केस ऑफ अंडर एक्टिव डेट्रूसर जो रहता है मेन मैनेजमेंट होता है, और यूजुअली 4 से 6 बार एक दिन में करना रहता है ताकि लो प्रेशर ड्रेनेज सिस्टम बना रहे। और इससे जो रहता है इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस अपर ट्रैक चेंजेस और VUR को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि PVR कम हो जाता है तो ये सब प्रिवेंट हो सकता है। और CIC करते रहने की वजह से डेट्रूसर कंप्लायंस भी मेंटेन्ड रहता है। अब बात करते हैं फार्माकोथेरेपी की। तो फार्माकोथेरेपी में हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो रहता है M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रहता है बेथनीकॉल यूज़ करते हैं, और इसका जो इफेक्ट होता है वो मिनिमल होता है। और ये जो रहता है यूजुअली इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेट्रूसर जो रहता है अंडर एक्टिविटी उसमें हेल्प कर सकता है। फिर जो दूसरा ड्रग है वो है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें तो ये आउटलेट रेजिस्टेंस कम करता है, और स्पेशली ये यूज़फुल होता है जब ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। फिर तीसरा जो ड्रग है वो होता है कोलिन एस्टरेज इनिबिटर्स। तो जो कोलिन एस्टरेज इनिबिटर्स होता है वो सिनेप्स पे एसिटाइल कोलिन इंक्रीज कर देते हैं, और ये बेसिकली अभी रिसेंट है, ट्रायल में है। फिर कुछ हम प्रोकाइनेटिक्स भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि सीसाप्राइड और मीटोक्लोप्रामाइड। तो प्रोकाइनेटिक्स की बात करें तो सीसाप्राइड और मीटोक्लोप्रामाइड ये जो रहते हैं बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ा देते हैं। अभी ये एक्सपेरिमेंटल है। तो 2 चीज़ अभी एक्सपेरिमेंटल है, पहला कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, दूसरा प्रोकाइनेटिक्स। फिर अगर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक्स का, तो एंटीकोलिनर्जिक्स हमें नहीं देना चाहिए, उससे
डेटूसर अंडर एक्टिविटी और खराब हो जाता है। फिर जो अगला ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, सबसे पहले हमने देखा था बिहेवियरल थेरेपी, फिर सीआईसी, फिर फार्माकोथेरेपी। अब बात करते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन की। तो न्यूरो मॉड्यूलेशन में हम लोग सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। और सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन जो रहता है यूजुअली जो एफरेंट इफरेंट बैलेंस रहता है ये उसको स्टोर करता है। और जो रहता है ये स्पेशली जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन होता है ड्यू टू पार्शियल डेटूसर अंडर एक्टिव, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर जो अगला रहता है यूजुअली हम लोग जो रहता है यूज़ करते हैं, इसको 2 फेज़ में यूज़ करते हैं। पहला रहता है S1 और दूसरा होता है S2। S1 में जब पहली बार यूज़ करते हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है तो हम सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन करते हैं। फिर जो दूसरा जो रहता है टेस्ट वो रहता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन जो रहता है ये भी एक तरीके का मिनिमल इन्वेजिव अल्टरनेटिव होता है और ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला जो है सर्जिकल ऑप्शंस की बात कर ले तो सबसे पहले आउटलेट रिडक्शन प्रोसीजर। आउटलेट रिडक्शन में अगर हम बात करें तो यूजुअली हम टीओआरपी कर सकते हैं। और टीओआरपी जो रहता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जब अंडर एक्टिव डेटूसर होता है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो अगला है वो है सिस्टोस्टमी और यूनरी डाइवर्जन। सिस्टोस्टमी और यूनरी डाइवर्जन जो रहता है हम लोग हाई रिस्क रिटेंशन के केस में यूज़ करते हैं। और जबकि तीसरा जो है ब्लैडर माइलोप्लास्टी। जो ब्लैडर माइलोप्लास्टी है इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं टू रिस्टोर द डेटूसर इनर्वेशन। फिर अब बात करते हैं कुछ इमर्जिंग एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की। तो उसमें सबसे पहला है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में बेसिकली हम लोग जो रहता है डेटूसर स्मूथ मसल्स को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बेसिकली मसल डिराइव्ड स्टेम सेल्स या मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स यूज करते हैं। ये अभी अर्ली ट्रायल्स में है। फिर जो दूसरा है वो है ब्लैडर वॉल इलास्टोग्राफी। तो ब्लैडर वॉल इलास्टोग्राफी जो रहता है इससे हम ब्लैडर की कंप्लायंस मेजर कर सकते हैं, वो भी नॉन इन्वेजिव तरीके से। तो ये एक तरीके का डायग्नोस्टिक एडजंक्ट है। फिर तीसरा जो है बायो मार्कर्स। बायो मार्कर्स में बात करें तो एक होता है नर्व ग्रोथ फैक्टर और दूसरा होता है एटीपी। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर और एटीपी की मदद से हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं मायोजेनिक डिसफंक्शन का, और ये अभी रिसर्च फेज में है। फिर जो अगला है वो है न्यूरल रीजनरेशन। न्यूरल रीजनरेशन बेसिकली उसको माइलोप्लास्टी बोलते हैं और ये बेसिकली टू रीस्टोर द वॉइडिंग रिफ्लेक्स, और ये भी जो है एक्सपेरिमेंटल है। अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस का। तो जो मायोजेनिक डेटूसर अंडर एक्टिव होता है उसका जो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस होते हैं काफ़ी पुअर होता है। जबकि अगर हम बात करें न्यूरोजेनिक डेटूसर तो वो उसमें जो है न्यूरो मॉड्यूलेशन से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं। फिर अगर हम बात करें सीआईसी से तो सीआईसी जो रहता है बेसिकली यूज करते हैं टू प्रिजर्व द रीनल फंक्शन। और अनट्रीटेड जो डेटूसर रहता है तो अनट्रीटेड डेटूसर की बात करें तो यूजुअली वो एक लो प्रेशर सिस्टम बनाता है जिसमें यूरिनरी रिटेंशन होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सिग्निफिकेंट पीवीआर होने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगती है और किडनी फेल हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो डेटूसर होता है वो डेटूसर अंडर एक्टिविटी यूजुअली डेटूसर ओवर एक्टिविटी के साथ एग्जिस्ट करता है, स्पेशली इन केस ऑफ एल्डरली मेन। तो इसको बोलते हैं डिसफंक्शनल वॉइडिंग। तो डिसफंक्शनल वॉइडिंग टाइप का भी एक डेटूसर होता है और इसमें अगर हम बात करें तो डेटूसर ओवर एक्टिविटी और डेटूसर अंडर एक्टिविटी दोनों मिलता है। फिर अगर हम बात करें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स का तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स को हम लोग ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स के साथ यूज करते हैं टू क्लासीफाई। तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इंडेक्स अगर मोर देन 40 रहता है तो ये डिनोट करता है ऑब्स्ट्रक्शन। जबकि अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स जो रहता है लेस देन अगर 100 है तो ऐसे में अंडर एक्टिविटी बताता है। फिर अगर हम बात करें जिन औरतों में डेटूसर अंडर एक्टिविटी होता है तो उनमें जो रहता है फ्लो रेट ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, मेनली फ्लो टाइम अफेक्ट होता है, उनका फ्लो टाइम इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें डायबिटिक सिस्टोपैथी की तो डायबिटिक सिस्टोपैथी के केस में जो रहता है जो सेंसेशन कम हो जाता है, सेंसरी न्यूरोपैथी होता है तो जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है। और मोटर न्यूरोपैथी भी होता है तो कॉन्ट्रैक्टिविटी भी कम हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि यूरोडायनेमिक्स का तो यूरोडायनेमिक डायग्नोसिस जो रहता है वो एसेंशियल होता है फॉर डेटूसर अंडर एक्टिविटी बिफोर कंसिडरिंग एनी सर्जिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रायल। फिर अगर हम बात करें क्रोनिक इंडवेलिंग कैथेटर का तो क्रोनिक इंडवेलिंग कैथेटर जो रहता है हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे जो रहता है इन्फेक्शन का रिस्क रहता है और ब्लैडर वॉल में चेंजेस आते हैं।
फिर अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी का। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी जो रहता है बेसिकली अगर हम CIC अल्फा ब्लॉकर और सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की बात करें तो ये जो रहता है बेस्ट आउटकम देता है स्पेशली इन केस ऑफ मिक्स्ड इटियोलॉजी। फिर कुछ जो रहता है अंडर ट्रायल चल रहे हैं फॉर डेटूसर रीजनरेशन, और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं। पहला है एक एक्सोसोम बेस्ड और दूसरा रहता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल डिराइव जो रहता है कंस्ट्रक्ट। तो ये बेसिकली यूज़ करके हम डेटूसर को रीजनरेट करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो तीन चीज़ों में अंडर एक्टिव डेटूसर, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो क्यू मैक्स जो रहता है वो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और अंडर एक्टिव डेटूसर में कम होता है। तो डिफरेंस क्या होता है डेटूसर प्रेशर का? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में यूजली डेटूसर प्रेशर बड़ा रहता है जबकि अंडर एक्टिव डेटूसर में वो कम होता है, और ओवर एक्टिव ब्लैडर की बात करें तो उसमें नॉर्मल रहता है। कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस जो रहता है यूजुअली तीनों बीमारी में कंप्लायंस नॉर्मल ही रहती है। फिर ओवर अ टाइम अंडर एक्टिव डेटूसर में कंप्लायंस इंक्रीज कर जाता है। PVR की बात करें तो PVR भी जो रहता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और डेटूसर अंडर एक्टिव में बढ़ता है, जबकि ओवर एक्टिव में PVR नॉर्मल रहता है क्योंकि वो एक्टिव ओवर है तो यूरिन पूरा बाहर निकल जाता है। तो ओवर एक्टिव में अगर हम बात करें तो मेन सिम्टम अर्जेंसी होती है, जबकि डेटूसर में मेन सिम्टम वीक स्ट्रीम होता है और ब्लैडर आउटलेट में हेजिटेंसी होती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट अंडर एक्टिव डेटूसर में CIC होता है और सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, जबकि ब्लैडर आउटलेट में हमें TRP और अल्फा ब्लॉकर यूज करना रहता है और ओवर एक्टिव में एंटी कोलिनर्जिक।